नमस्कार साथियों। भारत का भूगोल। भारत का समान परिचय के अंतर्गत देखेंगे क्षेत्रफल। कह रहा है भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पूछे क्या बताइए, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो हम लोग क्या बताएंगे? 7वां। पहला कौन है? रूस। दूसरा कौन है? कनाडा। तीसरा है अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। फिर इसका ट्रिक है RKAC बाबा का। आर से क्या हो जाएगा? रूस, के से कनाडा, ए से अमेरिका, सी से चाइना, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से भारत, ए से अर्जेंटीना, के से कजाकिस्तान और ए से क्या है? अल्जीरिया। अब कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा कौन सा देश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक है? तो चीन। क्या है? चीन। उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है? भारत का। अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सर्वप्रथम किसका स्थान है? चाइना का। फिर उसके दूसरा स्थान किसका है? भारत का। फिर कह रहा है जनसंख्या के आधार। कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पे प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो हमने बताया पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा इंडोनेशिया, फिर पांचवा क्या है? ब्राज़ील। अर्थात ये जो 5 देश हैं, यहाँ पर जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अब देखिए, अब भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। वर्तमान में जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य था उसको क्या कर दिया है? जो जम्मू कश्मीर था वह क्या हो गया है? वो हमारा क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और क्या है? लद्दाख है। तो अगर पूछेगा भारत में कितने राज्य हैं, तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। पूछेगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। ये दोनों प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। फिर कह रहा है भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5 कितना? 17.5 जनसंख्या निवास करती है। अर्थात पूरे विश्व में की बात की जाए जनसंख्या की दृष्टि से, तो जो भारत का योगदान है वह कितना है? 17.5% है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भारत के मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। अर्थात इसको याद करने का तरीका क्या है? 3, उसके बाद 2, फिर 1, फिर 4। अर्थात क्या हो रहा है? घट रहा है। जैसे 3 के बाद 2, फिर 1, फिर तब क्या हुआ? बड़ा। मतलब 3214 किलोमीटर क्या है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। अर्थात अगर ये इसको भारत का नक्शा देखा जाए, अगर ये सपोज दैट इसको भारत का क्या हमारा नक्शा है, तो जो उत्तर से दक्षिण है तो कितना है? 3214 किलोमीटर। फिर अगर ये हमारा फिर क्या है? ये हमारा भारत का नक्शा है। क्या है? नक्शा है। और ठीक। तो अगर पूछेगा पूरब से पश्चिम की ओर, अर्थात
पूरब से पश्चिम को, कहाँ से, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी कितना होगा, 2914 किलोमीटर है। अर्थात भारत के मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर, अर्थात 3214 किलोमीटर। फिर पूर्व से पश्चिम की ओर 2914 किलोमीटर है। अर्थात पूर्व से पश्चिम का मतलब क्या है, गुजरात, मतलब क्या, अरुणाचल प्रदेश से कहाँ तक, गुजरात तक। फिर कह रहा है भारत में क्या, भारत में कुल गांव किसके अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,932 क्या हैं, गांव हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार उसमें बताया गया है कि भारत में 6,40,932 क्या हैं, गांव हैं। अब देखिए, अब प्रश्न क्या है, अक्षांशीय विस्तार। कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तार क्या है। कह रहा है अक्षांश रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर किधर से, पूरब से पश्चिम की ओर और विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अब देखिए, अक्षांशीय विस्तार को हम दो तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के चारों ओर किधर से, पूरब से पश्चिम की दिशा ओर खींची जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, अक्षांशीय विस्तार करते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांशीय विस्तार। या एक परिभाषा और कह सकते हैं, विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए जाए, ये हमारा क्या है, ग्लोब है, तो ग्लोब के बीचों बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा। अर्थात विषुवत रेखा के समानांतर क्या है, समानांतर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो विषुवत रेखा के समानांतर रेखा जो खींची जाती हैं उसे ही क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब फिर देखते हैं, फिर कह रहा है कि अक्षांश को, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उसको किस में करते हैं, उसको हम लोग दिखाते हैं किसमें, अंशों में, अंशों में, मिनटों में और सेकेंडों में दर्शाया जाता है। अर्थात जो ग्लोब में अक्षांश रेखाएं होती हैं, पहले अंश, मिनट और सेकेंड में उनको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब कह रहा है विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। अर्थात जो ग्लोब के बीचों बीच में, ग्लोब के बीचों बीच में एक रेखा गुजरती है, इसी को कहते हैं क्या, विषुवत रेखा, अर्थात इक्वेटर रेखा कहते हैं। जो विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अर्थात ये हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ग्लोब है। क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब के बीचों बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। तो वही कह रहा है भूमध्य रेखा के भाग को उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और दक्षिण भाग अर्थात भूमध्य रेखा के दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अर्थात कहते हैं, हम कहने का मतलब ये है कि ग्लोब के बीचों बीच में एक रेखा होती है, उसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर जाएंगे अर्थात उत्तर की ओर जाएंगे, उसे कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के नीचे की ओर जाएंगे, उसे क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए,
फिर कह रहा है कि यदि अक्षांश रेखा को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 89 अर्थात 89 अक्षांश रेखाएं होती किधर, उत्तर, और 89 ही अक्षांश रेखाएं किधर होंगी, दक्षिण गोलार्ध में होंगी। अर्थात मान लिया जाए ये हमारा क्या है, ग्लोब है, तो ग्लोब की जो बीचों बीच में कौन सी रेखा होती है, भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखा होती है। तो वही कह रहा है कि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होंगी, 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। अब देखिए, अब वही कह रहा है कि अब पूछेगा विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो वो हमारा क्या होगा, 179। अर्थात कहने का मतलब ये है, एक होगा हमारा विषुवत रेखा और उत्तर में 89 और दक्षिण में 89। अर्थात ये हमारी क्या है, रेखाएं हैं। और जब बिंदु पर जाएंगे, अगर कहेगा अक्षांशों की संख्या, तो हमारा क्या होगा, उस 90 उधर होगा, एक इधर होगा, अर्थात 181 होगा। तो कह रहा है विषुवत रेखाओं की कुल संख्या, क्या कह रहा है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कह रहा है। तो हमारा क्या होगा, 189 होगा। अर्थात 89 उत्तरी गोलार्ध और 89 दक्षिणी गोलार्ध, और 1 अर्थात 1 का मतलब क्या है, ये हमारा भूमध्य रेखा है। अब देखिए, फिर कह रहा है कि दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ये हमारा क्या है, ग्लोब है। तो ग्लोब के बीचों बीच में कौन सी रेखा होती है, भूमध्य रेखा होती है। फिर उसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, फिर नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब कह रहा है कि जो दोनों क्या हैं, अर्थात भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को भी क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। क्योंकि ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के ये हमारी रेखाएं क्या हैं, समानांतर हैं। अर्थात दो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा को भी क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब कह रहा है कि दो समांतर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी, अर्थात इसकी बीच की दूरी क्या होगी, 111 अर्थात 111 किलोमीटर होगी। अब कह रहा है अक्षांशों की कुल संख्या, अर्थात भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो उसमें 90 होगा, क्या होगा, 90 होगा। और दक्षिण की ओर जाएंगे तो 90 होगा, और एक क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा। इस प्रकार देखा जाए अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, 90 90 180 और प्लस क्या, भूमध्य रेखा। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में 90 और प्लस भूमध्य रेखा को जोड़ा जाए तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 181 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न कह रहा है विषुवत रेखा। हमने कहा कि जो विषुवत रेखा होती है वह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे कहने का मतलब ये है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। तो जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कौन करता है, विषुवत रेखा। अर्थात विषुवत रेखा को ही कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश।
अगर विषुवत रेखा किसे कहते हैं तो उसका परिभाषा ये भी हो सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसे महान वृत्त भी कहते हैं, अर्थात विषुवत रेखा को ही क्या कह सकते हैं, महान वृत्त। और जो भूमध्य रेखा अर्थात विषुवत रेखा की जो लंबाई है तो कितना है, 40,000, कितना है, 40,096 किलोमीटर, कितना है, 40,096 किलोमीटर है। अब देखिए हमने कहा जो विषुवत रेखा होती है वो ग्लोब के बीचों बीच में रहती है, अर्थात पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने, अर्थात ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने का काम कौन करता है, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा को ही हम कहते हैं कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे महान वृत्त भी कहते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, 40,096 किलोमीटर होती है। अब देखिए फिर कह रहा है कि जो भूमध्य रेखा होती है वो कितने देशों से होकर गुजरता है, तो भूमध्य रेखा 13 देशों से, कितने देशों से, भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरता है। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से 3 देश से होकर गुजरती है। अगर दक्षिणी अमेरिका में देखा जाए तो भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है। इसका एक ट्रिक है, एक काला बाज, एक से क्या हो जाएगा, इक्वेडोर, काला से क्या हो जाएगा, कोलंबिया, और बाज से क्या हो जाएगा, ब्राजील। अर्थात दक्षिणी अमेरिका में 3 देश ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती हैं। अब अफ्रीका में कितने हैं, अफ्रीका महाद्वीप में 6 हैं, क्या हैं, अफ्रीका महाद्वीप में 6 देश ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती हैं। इसका एक ट्रिक है, अफ्रीकन काका के सामने युवा गायब, कह रहा है कि अफ्रीकन काका के सामने युवा गायब। अब अफ्रीकन से क्या हो जाएगा, अफ्रीका, काका से कांगो गणराज, का से हो गया कांगो गणराज, फिर का से होगा कांगो, सामने से सोमालिया, युवा से युगांडा, गायब से गैबन। अर्थात अफ्रीका महाद्वीप में 6 देश ऐसे हैं जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरते हैं। हमने बताया अफ्रीकन में अफ्रीकन काका के सामने युवा गायब। फिर देखते हैं, फिर कह रहा है कि एशिया महाद्वीप में, कह रहा है कि एशिया महाद्वीप में 4 देश ऐसे हैं जो किस रेखा से होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा से। हमने एक ट्रिक बताया, इंडोनेशिया की माल साओ में, इंडोनेशिया की माल कहाँ है, साओ में, इंडोनेशिया मतलब इंडोनेशिया, ठीक। और की से कीरबाती, माल से मालदीव, और साओ से साओ टोम। अर्थात एशिया महाद्वीप में भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है। इंडोनेशिया की माल साओ में, इंडोनेशिया, की से कीरबाती, माल से मालदीव, और साओ मतलब साओ टोम। अब देखिए इस प्रकार हमने आज क्या देखा, भारत का जो सामान्य परिचय है इसके बारे में हमने क्या देखा, सभी
कंटेंट को देखा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं इस प्रकार का वीडियो प्रतिदिन आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। और ये वीडियो पीसीएस में भी, ये वीडियो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे टेट का हो, चाहे सुपर टेट का हो, इससे हट के प्रश्न नहीं बनेगा। क्योंकि पिछले बार हम लोग जब हम लोगों ने 68,500 की वैकेंसी देखी थी, उसमें क्या था, मात्र जो हम लोग किताब लिए थे उस किताब से शुरुआत के 10 पेज से ही क्या हुए थे, सारे प्रश्नों को उठा दिया गया था। और मैं जो बता रहा हूँ, ये जितने भी प्रश्न हैं, आपको कोई भी एग्जाम उठाकर देखिए, अगर भारत के सामान्य परिचय से है तो मैं जितना पढ़ाऊंगा वो आपको टोटल मिल जाएगा। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर हो जाती है, कर्क रेखा की कर्क रेखा सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य में है। फिर हमने मानक समय रेखा देखेंगे, भारत की मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और मानक समय और कर्क रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, अर्थात किन राज्यों से होकर गुजरती है। इन सब को बारे में अगले वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।